सपने मामूली हैं, मेरी इच्छाएं छोटी हैं, मैं आम इंसान हूं देश का, मुझे चांद में दिखती रोटी है। अमृतकाल का बजट आम इंसान को कैसे मजबूत बनाएगा, कैसे आम इंसान देश की अर्थव्यवस्था में एक नया विकास जोड़ेगा, एक नया संवाद जोड़ेगा, इसी पर डीडी डायलॉग में आज विमर्श चल रहा है अमृतकाल बजट। और आज तीसरे सत्र के पहले पैनल डिस्कशन में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ जो ऑडियंस है हम उसका स्वागत करते हैं, हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और इस सत्र को जो आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अजय मिश्रा जी, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। और इस सत्र में हम चर्चा करेंगे नए प्रत्यक्ष करों में सुधार का ऐलान। तो अब मंच अजय मिश्रा आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी। और प्रत्यक्ष कर की एक नई प्रणाली की जरूर शुरुआत की गई है, लेकिन ये जो हमारा डिस्कशन है वो टैक्सेशन इन जनरल, यानी टैक्स की किसी भी समस्या पर अगर आपके पास आपके जहन में कोई सवाल है तो हम कोशिश करेंगे इस 40-50 मिनट के इस पूरी चर्चा के दौरान कि आपके उन सवालों को हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचा पाएं। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन सभी से आपका परिचय कराने हमारे साथ जुड़ रहे हैं वी रमा मैथ्यू जी, जो कि मेंबर हैं टैक्स पॉलिसी CBIC। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपने वक्त निकालना इस कार्यक्रम में। वेद जैन साहब, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, और लगातार बजट के बाद आप देख रहे होंगे कि आप जितने भी आपने देखा होगा कि जितने न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जितने भी पीरियोडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स में लगातार वेद जैन साहब खुद डीडी पर बजट के बाद चर्चा में शामिल थे। वेद जैन साहब बहुत धन्यवाद। और प्रतीक जैन साहब जो कि पार्टनर हैं इस वक्त प्राइस वाटर हाउस कूपर में। प्रतीक जैन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आपको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि टैक्सेशन के मोर्चे पर क्या कुछ हुआ है। आइए देखते हैं कि टैक्सेशन के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं वित्त मंत्री ने साल 2023-2024। बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। वित्त मंत्री ने इस बार करदाताओं को निराश नहीं किया और मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया है। वेतन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया है। I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी साफ कर दिया कि करदाताओं को ये जो राहत दी गई है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वित्त वर्ष 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए कर छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम में पहले किसी तरह की छूट नहीं थी, लेकिन अब इसमें भी 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुरानी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और उसमें छूट जारी रहेगी। बदली हुई टैक्स की दर को अगर आसान भाषा में समझें तो नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर के मुताबिक 3 लाख रुपए तक टैक्स की दर शून्य रहेगी। 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स व्यवस्था में 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी आय का केवल 5% है, जबकि अभी उसे ये 60,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। यानी 9 लाख तक की आय वाले को 15,000 रुपए की बचत होगी, जो कि करीब 25% है। इसी तरह 15 लाख रुपए की आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% भुगतान करना होगा, जबकि अभी उसे 1,87,500 रुपए टैक्स देने होंगे। यानी उसे अब 37,000 रुपए कम देने होंगे या फिर 20% की कमी होगी। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शंस हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन करार दिया है। We are also making the new income tax regime as the default tax regime.
However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. लेकिन पुराना सिस्टम अभी जारी रहेगा और जो लोग इसे चुनना चाहें वो इसे चुन सकते हैं। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको नई राहत नहीं मिलेगी। पुरानी व्यवस्था में आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में वर्तमान कर की दर 42.74% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023 नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर की दर 39% तक कम हो जाएगी। अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो कुछ खास सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क को संशोधित करते हुए उसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सिगरेट और महंगी होगी। इसके अलावा चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे चांदी कुछ महंगी होगी। बजट में सोने और प्लैटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। वहीं चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव है, जिससे टीवी सस्ती होगी। मोबाइल फोनों के कुछ एक पुर्जे और कैमरा लेंसों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्कों में राहत दी गई है, जिससे ये सस्ते होंगे। लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को 1 और वर्ष के लिए जारी रखना होगा, जिससे इलेक्ट्रिक कार भी सस्ती होगी। लैब निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। रबर पर भी ड्यूटी कम की गई है। इससे खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और ऑडियंस के लिए भी बिल्कुल मैदान खुला हुआ है। आप जो भी सवाल करना चाहें बिल्कुल अपना हाथ पहले खड़ा करें, अपना परिचय दें, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से सवाल करें। वैद्यन साहब, शुरुआत आप ही से करता हूं मैं। ये ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि नए टैक्स, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की हम घोषणा किया? डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को लेकर के आप कई सालों से सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हमने जीएसटी में देखा 15-17 साल लगे इस रिफॉर्म को लागू होने के लिए। क्या हम माने कि अब डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है इस बजट के साथ? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय बड़ी जरूरत थी कि हम एक एग्जम्पशन लेस, डिडक्शन लेस, सिंप्लीफाइड टैक्स प्लानिंग लेके आए। और उस प्रणाली में 2 साल पहले एक चर्चा शुरू हुई और वित्त मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस भी किया, लेकिन उसके अनुभव को देखते हुए लोगों में जो उत्साह था उतना नहीं था। तो इस बार जो 2023 का बजट आया तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा चेंज करके, काफ़ी इनकरेज करके एक नई प्रणाली लेके आई है जो बहुत सिंप्लीफाइड है। टैक्स में सेविंग है, कोई आपकी सेविंग नहीं करने की जरूरत, फोर्स सेविंग आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कहा कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स है अपने इंडिया के टैक्स सिस्टम के लिए, पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल जो टैक्स पे करते हैं। और उसमें देखिए, हम पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को गति कैसे दी जाए। 2019 में कॉर्पोरेट के लिए बहुत भारी चेंज किया गया जब उन्होंने 15% किया और बाकी के लिए मैन्युफैक्चरिंग वालों को बाकी के 22 किया जी। फिर जब 2000 बजट आया 21 का तो उन्होंने नई प्रणाली अनाउंस की। इसके बारे में आइडिया ये है कि जब हम कह रहे हैं एग्जम्पशन लेस और डिडक्शन लेस अगर रेजिम ला रहे हैं तो कोई फोर्स्ड सेविंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी चॉइस है, आप जहाँ सेविंग करना चाहे कर लीजिए, लेकिन आपके हाथ में पैसा है। जब अगर करदाता के हाथ में पैसा ज़्यादा हो, सप्लाई के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सभी की जरूरत पड़ती है। तो ये मान के चलना चाहिए ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इस आइडिया की कितना बड़ा इससे बेनिफिट आ सकता है इकॉनमी का, वो इस बात से लगाया जा सकता है कि जो फोर्स सेविंग करनी पड़ती थी, 3 लाख 4 लाख की करते थे कि 1.5 लाख की आपने ये की, 50,000 की आपने मेडिक्लेम के लिए की, जो कि अगर वो नहीं करेंगे आप तो सभी करदाताओं के हाथ में वो पैसा एक्स्ट्रा होगा और परचेजिंग पावर बढ़कर आएगी। जैसे सबसे बड़ा बेनिफिट यही आने का है। और वित्त मंत्री ये भी बार बार हर मंच पर ये कह रहे हैं कि अभी दोनों रेजीम जो है वो लागू रहेगी। जब तक आप चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था का भी फायदा उठा सकते हैं, नई टैक्स व्यवस्था में भी आपके पास ऑप्शन है। पर लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि कौन से में ज़्यादा हमें टैक्स की छूट मिलती थी, टैक्स के लिहाज से कौन सा हम अभी ऑप्शन करेंगे, क्योंकि सभी लोग अब मेरे ख्याल से रिटर्न भरना भी शुरू करेंगे। तो वो एक उलझन बनी हुई है। देखिए, इसमें उलझन कोई नहीं है। वित्त मंत्री ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में और टैक्स पेयर के हित में ही पॉलिसी अनाउंस की है। देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए पुराना रजीम एज इट इज चल रहा है और नया रजीम में हमने टैक्स की छूट दे दी है। जब लास्ट ईयर टैक्स रजीम बनाया था, पुराने वाला जो नया रजीम बनाया था वो एक ऑप्शनल था और ओल्ड रजीम आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट था।
अब की बार उन्होंने नए रजीम को अट्रैक्टिव कर दिया और नए रजीम को बाय डिफॉल्ट बना दिया, यानी कि आपके ऊपर एप्लीकेबल और आप इसे छोड़ के जाने चाहते हैं तो पुराने में जाइए। लेकिन अगर मैंने एज ए टैक्स प्रोफेशनल बहुत सारी कोशिश की कैलकुलेशन करने की कि भी इस बात को एड्रेस करने के लिए कि क्या नया रजीम बेटर है या पुराना रजीम है, मेरी कैलकुलेशन हर इनकम स्लैब पे, देखिए 7 लाख रुपए तक तो नए रजीम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपकी 7 लाख इनकम है, आपको जीरो टैक्स है, तो आप पुराने में जाएंगे क्यों जब आपको जीरो टैक्स आ रहा है। अब 7 लाख से शुरू होता है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जी जी। तो अगर मैं जैसे अभी आपके दिखा रहे थे कि 9 लाख के इनकम के ऊपर आज की डेट में 45,000 रुपए का टैक्स बनता है, पुराने रिजीम में 92,500 रुपए का टैक्स बनता था। अब आप उसको मैच करने लगेंगे तो आप अगर 2 लाख रुपए की भी सेविंग कर लें तो भी आउट हो जाएंगे। 15 लाख रुपए की इनकम पे पुराने रजीम पे 2,62,500 टैक्स बनता है और नए रजीम में 1,50,000 बनता है, तो 1,12,500 का डिफरेंस। इसको गैप को कवर अप करने के लिए आपको 3,75,000 रुपए से ज्यादा की सेविंग चाहिए जब आपकी जाके होगी। तो अब ये लगाइए कि 3,75,000 की सेविंग की ये उम्मीद करना एक टैक्स पेयर से जिसकी इनकम 10 या 12 लाख रुपए है, तो उसके हाथ में पैसे क्या बनेंगे घर के खर्चा चलाने के लिए। तो आइडिया ये था कि होता क्या था कि टैक्स इंसेंटिव को देखते हुए अट्रैक्शन होके हम सारा ही पैसा सेविंग में रख देते थे और आज की डेट का खर्च तो नहीं होता था। तो आपका जो सवाल है कि भाई स्कीम कौन सी अट्रैक्टिव है, मैंने देखा है कि आप 5 लाख से 15 लाख तक के किसी भी स्लैब में चले जाइए, आपको नई स्कीम अट्रैक्टिव लगेगी। एक छोटा सा दायरा आता है जो इनकम का 7 से 9 या 10 लाख के बीच में, अगर आपकी सेविंग बहुत ज्यादा है 3 या 4 लाख की, तो शायद आपको 2,500 से कोई 10,000 12,500 तक का बेनिफिट आ जाए। अगर वो भी आपकी सेविंग बहुत ज्यादा इनकम हो है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे एक और का वित्त मंत्री ने कहा भाई देखिए अगर आपको अट्रैक्टिव लगता है तो पुरानी स्कीम में रहिए, हम तो मना नहीं कर रहे। और सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है उनको तो पूरी छूट दे दी कि आप हर साल के अंत में जब अपनी टैक्स की रिटर्न भरने लगे आप दोनों कंप्यूटर में लगा के कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आपको टैक्स कम लगे उसको टिक कर दीजिए, वो आपको लग जाएगी जी। और लेकिन बिजनेसमैन को कहा कि एक बार आप बदल पाएंगे, उनके लिए एक बार चूज कर लिया आपको फिर नहीं। लेकिन मेरा यह अनुमान है कि जो नई स्कीम को देखते हुए अगले साल जब रिटर्न भरी जाएंगी, जब वित्तीय वर्ष 23-24 की, तो जो अब की बार का डाटा जैसे था ना कि 5 करोड़ में से 5 लाख लोगों ने पुरानी नई स्कीम को लिया, तो ये शायद डाटा रिवर्स होगा कि 5 करोड़ में पता लगा 5 लाख ही लोग पुरानी स्कीम में रह गए और बाकी सभी लोग नई स्कीम। नई व्यवस्था में इसलिए हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत हुई, जिसमें लगातार सरकार ये कह रही है कि हम टैक्स व्यवस्था को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एग्जम्पशन फ्री करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में शामिल हों, उसकी एक कोशिश की जाती है। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हैं। अब जबकि इतने थोड़े से दिन बीत चुके हैं, इंडस्ट्री के तरफ से इन जनरल रिएक्शन क्या मिल रहा है फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर के, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को लेकर के, एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर अगर आपसे समझना चाहें कि चूंकि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के साइड में काम करते हैं, तो इन जनरल इंडस्ट्री कैसे परसीव कर रही है इसे? मुझे लगता है ये बजट ऐसा है जिसमें जो वॉइस ऑफ डिसेंट है वो बहुत कम है। बहुत कम लोग इस बजट के बारे में बोल रहे हैं कि ये बजट अच्छा नहीं। जनरली ये कंसेंसस है कि बजट का अच्छा है। एक फिस्कल डेफिसिट की अगर आप बात करें कि 6.4% जो फिस्कल डेफिसिट उन्होंने मेंटेन किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बजट के हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात है। अगले साल 5.9% पे आपने फिस्कल डेफिसिट को रखा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की आउटले में बहुत इंक्रीज हुआ है, 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो वो जो पैसा जाएगा रेलवे में, रोड पे और इन तमाम जगह पे, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, उससे काफ़ी रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगर आप टैक्स की बात करें, मुझे सबसे अच्छी बात जो टैक्स की लगी वो ये लगी कि टैक्स में जो इंक्रीज फैक्टर किया गया अगले साल वो सिर्फ 11 से 12% है, जबकि पिछले साल अभी तक आप देखें तो हमारा टैक्स कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 25% ज़्यादा है। ऑब्वियसली पिछले साल 21-22 में कोविड का भी इम्पैक्ट था, तो एक उसको फैक्टर करना पड़ेगा, लेकिन 11-12% मुझे लगता है बहुत रियलिस्टिक अजम्पशन है। और उससे क्या होगा कि लोगों पे प्रेशर कम होगा, टैक्स अथॉरिटीज पे भी प्रेशर कम होगा और आम जनता पे भी प्रेशर कम होगा। तो अगर सारे हिसाब से अगर आप देखें कि फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया है, टैक्स में ऑफ कोर्स छूट की बात की उन्होंने, छूट के कंजम्पशन लेड बनाने की कोशिश की गई है कि अब आप सेविंग जब जबरदस्ती मत करें, आप उसको कंजम्पशन की तरफ जाएं। तो मुझे लगता है काफ़ी एक बैलेंस बजट है
और अगर आप रिएक्शन देख ही रहे हैं, इंडस्ट्री से भी अच्छा रिएक्शन है और चारों तरफ से इसका अच्छा ही रिएक्शन सुनने में मिला है। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो आप ये पॉइंट कर सकते हैं कि भी इसको और आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल बजट काफ़ी बैलेंस्ड। बजट काफ़ी बैलेंस्ड है। और मैथ्यू मैम, अब हम आपके पास आते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि टैक्स पॉलिसीज़ को लेकर के इंडायरेक्ट टैक्स साइड में अंडरलाइंग प्रिंसिपल इस बार का क्या रहा है, जब आपने कस्टम साइड में या इंडायरेक्ट टैक्स साइड में कुछ ट्वीकिंग करने की कोशिश की है रेट्स को लेकर के? अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही रहा है कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वैल्यू एडिशन यहाँ का एक चीज़ किस हद तक हम यहाँ का बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर ये प्रिंसिपल रहा है कि आप रॉ मटेरियल में रेट कम करें, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में बढ़ा दें और थोड़ा फाइनल फिनिश गुड्स में ज़्यादा रखा दें। तो रॉ मटेरियल से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन होगी। और ख़ासतौर पर एक कैमरा का आप मोबाइल फ़ोन कैमरास की बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन्स पर ड्यूटी बढ़ाया नहीं है, मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी को छोड़ के उनके इनपुट कंपोनेंट्स पर अब तो मोबाइल फ़ोन के कैमरा असेंबली के ऊपर कम कर दिया है, ताकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की कैमरा असेंबली भी भारत में ही हो जाए। ये ना हो जाए कि मोबाइल फ़ोन के कैमरा असेंबली को इंक्लूड करके यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की असेंबली करें। इस तरह के बहुत सारा ट्रिकिंग की गई है, कस्टम्स ड्यूटी में ये किया गया है। हमने तो टैरिफ को भी रिस्ट्रक्चर किया है कि बहुत सारे जो आइटम्स पहले यहाँ पर आते थे, जो ट्रेड होती थी, उनको टैरिफ और आजकल है नहीं। और एसेंशियली आपके इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई तो ऐसे कंपोनेंट्स बनते भी नहीं हैं दुनिया में। ऐसे टैरिफ लाइन्स को हटा के नए वाले चीज़ें जो बनने लगे हैं वो सब इंट्रोड्यूस करके फाइन ट्यून करके, ताकि जो आती है उसको ठीक से डिफाइन करके उसके ठीक रेट ऑफ ड्यूटी जो लगेगी वो सही लगेगी। और तो इधर उधर जनरल हेडिंग होगी तो जनरली कहीं पर भी घुसा के कुछ भी कर जहाँ पर डिस्प्यूट होती है वो ना हो करके ये ऐसा रिस्ट्रक्चर किया है। ये टैरिफ साइड पर रेट्स ऑफ ड्यूटी पर यही किया हुआ है। और इन जनरल आपने कहा कि जो रेट मेरे ख्याल से 21 से जो कैटेगरीज मेरे ख्याल से 13 कर दी गई हैं, हाँ रेट्स में उसका असर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन? बहुत ज़्यादा ऐसा तो ओवरऑल रेट स्ट्रक्चर इम्पैक्ट नहीं होगी। ये बस यही है कि जितना ज़्यादा रेट होंगे उतना ज़्यादा डिस्प्यूट होंगे। बेसिकली ये है। फंडामेंटल रेट्स 4-5 ही होंगे, 0, 2.5, 5, 7.5, 10%, दिस बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो होते हैं वो स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के ऊपर रखते हैं, जिसको जो हम इंकरेज करना चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं। पर सभी पर तो ये नहीं हो सकता है, बिकॉज वी हैव इंटरनेशनल लॉट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो बॉन्ड रेट्स हम बोलते हैं कि एज पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसे ज़्यादा नहीं हम बढ़ा सकते। तो उस हिसाब से जो हम नहीं बदल सकते उनको छोड़ा तो एडिशनल रेट्स बनते हैं। या स्पेसिफिक सेक्टर्स में आप ज़्यादा कम कुछ करना चाहते हैं फॉर हमारी इकोनॉमी को सूट करने के लिए, उसमें रेट की बदली आई है। नहीं तो ये बेसिक 4-5 रेट स्ट्रक्चर में ही सबको बने गए। तो कुछ में %0.5 ज़्यादा हुआ है, कुछ में 1% कम हुआ है, वो एडजस्टमेंट में नियरेस्ट रेट में फिक्स किया हुआ है। ठीक। अब ये जो जीएसटी कलेक्शन हम देख रहे हैं उसके पीछे जो इंक्रीमेंट हमने देखा, जो एनहांसमेंट देखा कि 1.4 के आसपास हमने हर महीने एक तरह से कलेक्शन किया है, उसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? क्या इकोनॉमिक रिकवरी कोविड के बाद में तेज हुई उसकी वजह से, या फिर जो लूप होल्स प्लग किए गए हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा हुई? और आगे का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं अगले साल के लिए? दोनों वजह हैं। एक तो इंडस्ट्रियल रिकवरी काफ़ी हुई है। हम ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में जनरल इकोनॉमिक रिकवरी ज़्यादा हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतना ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई है, हम मान के चलते हैं, पर जनरल इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी हुई है। एक तो वजह ये है। दूसरी जो है प्रोसेस, हमने जितना सिंप्लीफाई किया है कि अब तो टैक्स नेट में आना आसान है, बाहर रह के पकड़े जाने पर नुकसान ज़्यादा होता है। और आपने
एक क्रेडिट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रीमलाइन किया है कि आपके डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज बोलते हैं कि भैया जीएसटी का इनवॉइस दे दो क्योंकि हमें तो क्रेडिट मिलती है और नहीं तो हमें तो इतना नुकसान होता ही है। अब हमें ड्यूटी भरना पड़ता है कैश में, नहीं तो आप पे करेंगे तो हमें क्रेडिट मिलती है और हम उस पैसा को लेके, उस क्रेडिट को लेके हम आगे का टैक्स भरेंगे। उस तीनों का प्रेशर बन के कंप्लायंस ज़्यादा हो रहा है। एक और चीज़ हुई है ऑडिट, हम तो ऑडिट और कंप्लायंस, ये जो आप जो रेड्स साधारण भाषा में बोलते हैं, इट इज़ नॉट रेड्स, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से टैक्स एवेशन को के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनी है क्योंकि हमने इतना ज़्यादा डाटा स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके इतना ज़्यादा एनालिटिक्स होने लगा है कि बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है जिसकी वजह से एवेट करना मुश्किल हो गया है क्योंकि आपका तो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट रहता ही है, कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट रहता है, डेटा फुटप्रिंट। तो उस वजह से एक्चुअली कंप्लायंस इज ईजियर इफेक्टिवली। तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। तो 140 तो एवरेज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग जो बोलते हैं महीने तो 1.55 1.56 के करीब हर क्वार्टर बनती है। और ये ट्रेंड आप सोच रहे हैं कि ट्रेंड तो कंसिस्टेंटली हुई है। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है कि जो एक विश्वास है जीएसटी रेजिम में वो धीरे धीरे अब पूरी इकोनॉमी का बढ़ रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अपने ऑडियंस के पास चलेंगे और उनसे सवाल लेंगे अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त हमारे साथ बने, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अमृतकाल बजट, चर्चा चल रही है टैक्सेशन को लेकर। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है पर अभी मार्केट डाउन है, समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चले चलिए समझ के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमृतकाल का बजट और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं टैक्सेशन को लेकर के और टैक्स के लिहाज से क्या कुछ मिला इस बजट को, उन तमाम उलझनों को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैन साहब, इससे पहले कि हम इन सवालों पर जाएं, बहुत सारे लोग आपसे ये पूछ रहे होंगे कि जो हम लोग पहले निवेश करते थे, मिसाल के तौर पर एटीसी में सबसे ज़्यादा फेवरेट लोगों का हुआ करता था, 50,000 रुपए तक एनपीएस में वो डालते थे। अब वो बचत की जो
पैसे रहेंगे, मान लीजिए उनके पास रहेंगे भी, तो क्या वो वाकई इस तरह की बचत करेंगे, या फिर छोटी बचत योजनाओं का क्या होगा? सरकार के पास शायद उधर भी कलेक्शन कम हो जाएगा अगर सब कुछ आप कंजंक्शन में दे देंगे, या फिर सारा पैसा मैडम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स साइड से। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इंटरेस्टिंग है। देखिए, सरकार ने ये नहीं कहा कि आप सेविंग मत करिए। सरकार ने कहा हमने आपका टैक्स कम कर दिया है और जो आप टैक्स बचाने के लिए सेविंग करते थे उसकी करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, देखिए पुराने रजीम में आपकी एक बास्केट सरकार ने दी, पीएफ में बेचा जाता है, आपका पीपीएफ में जाता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जाता है, आप एनएससी खरीदते हैं, तो वो एक बास्केट क्लोज बहुत लिमिटेड थी। और उसके वो बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा जनवरी फरवरी मार्च में लोग पीछे दौड़ते थे कि साहब सेविंग कर लीजिए, नेशनल पेंशन में चले जाइए, कर लीजिए, तो वो अब रेस खत्म हो जाएगी। और सरकार ने कहा आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो सेविंग करना चाहे कर लीजिए, लेकिन आपको अगर सेविंग की जरूरत नहीं है, जो यंग है वैसे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैडम के आप खर्चा करिए ताकि मैडम के यहाँ जीएसटी की कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि जीएसटी की आप जो खर्चा करते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिस व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है और वो टैक्स बचाने के लिए 3 या 4 लाख रुपए की सेविंग कर लेता था, तो परिवार के लिए कितना बचता था? 5-6 लाख रुपए। अब परिवार में 10 लाख रुपए पूरा आएगा तो कितना परिवार खुशहाल होगा, कितना खर्चा करेगा, घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, और अब नई सी चीजें होंगी। लेकिन वो रिटायरमेंट सेविंग जो बोल रहे थे कि मान लीजिए हम 60 साल के बाद में जो हमारी सेविंग होती, भले ही वो फोर्स्ड सेविंग थी, अब वो शायद उसकी आदत नहीं रही, वो पहले से डिसिप्लिन नहीं है, ये वाली बात है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या था कि बाय डिफॉल्ट जो सेविंग होती थी टैक्स की वजह से, कि जैसे कि आपको ओल्ड एज के टाइम में पीएफ के पैसे मिल जाते थे, पीपीएफ के पैसे मिलते थे, या एनएससी आपने लिए वो मिल जाते थे। कभी कोई कॉन्टिजेंसी होने पे जो आपने अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वो आपको इंश्योरेंस की मैच्योरिटी का वो अमाउंट फैमिली को मिल जाता था। और मेडिक में क्लेम में अगर इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कोविड आया तो उसके बाद आपको कोई तकलीफ आई तो आपको खर्चे वो इंश्योरेंस से मिल गए। देखिए वो इशू तो आएगा, लेकिन क्या था कि अब सिर्फ इतना है कि सरकार ये मान के चलती है कि टैक्स पेयर समझदार है, अपना निर्णय लेने में सक्षम है, तो वो अपने निर्णय अपने हिसाब से ले, इसलिए नहीं ले कि मुझे टैक्स बचाना है। क्योंकि क्या है कि जैसे पहले कहा कि भाई आपकी अगर 7 लाख की इनकम है और 5 लाख पे जाना चाहते हैं, आप 2 लाख रुपए के जबरदस्ती में एनएससी लेते थे, वो नहीं है। अब आप सोचते हैं कि हाँ मेरी इनकम 7 लाख है और मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे एनएससी में निवेश करना चाहिए, कल को 5 साल या 10 साल बाद मुझे जरूरत पड़ेगी, या लगता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई चैलेंज आएगा, मैं पीपीएफ में जाना चाहता हूँ, चले जाइए, आप कर लीजिए, मना नहीं कर रहे, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी नए रेजिम के अंदर। तो वो एक जो अंकुश था, जो एक वो लगाया हुआ था, कंट्रोल लगाया था, वो हटा लिया गया है। तो ये ठीक, कभी कभी हमारा मन ऐसा करता है कि जो चीज हमसे जबरदस्ती कराई जा रही है उसमें ज्यादा मजा आता है, वरना तो हम नहीं करेंगे। तो सरकार कह रही थी कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है तो आप कीजिए। चलिए अब पहला सवाल लेते हैं इस कार्यक्रम में। कौन पूछना? जी मैडम बताइए, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद फिर सवाल करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरी वर्मा एंड मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है जिस बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे न्यू टैक्स रिजीम में जो हमारी डिडक्शंस हमें मिलती हैं अंडर 80C एंड 80D वो हटा दी गई हैं, और इंडिया में हम लोगों का ये माइंडसेट होता है कि हम इंश्योरेंस लेते हैं इसलिए ताकि हम उसमें टैक्स डिडक्शंस जो है वो वेल कर सकें, एंड आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट आवर फ्यूचर सिक्योरिटी। तो हम इस चीज़ का इंश्योरेंस सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हम उस चीज़ में कुछ डाउनफॉल देखेंगे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को एंकरेज करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं कि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लें? चलिए, तो बहुत धन्यवाद। ये सवाल जो था वो इंश्योरेंस के इन जनरल सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा और लोगों की जो इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के जो। देखिए सवाल बड़ा अच्छा है कि देखिए इंश्योरेंस में 2 चीज़ें होगी कि भाई 80C की जो एग्जम्पशन है वो न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी, और न्यू रिजीम में टैक्स कम हो गया है तो ऑब्वियसली अब ओल्ड रिजीम के लिए लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी शायद कम लेंगे, ये आपका सवाल है। और दूसरा है कि जो 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम वाली पॉलिसीज़ हैं और एग्रीगेट में, तो 1/4/2023 के बाद जो पॉलिसी इशू होंगी इस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो इस पर इंश्योरेंस सेक्टर पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी देखिए अपनी रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस की वही बनी रहेगी। तो इंश्योरेंस कंपनियां जो पहले अपनी मार्केटिंग करती थी कि भाई टैक्स की छूट लेने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, शायद वो मार्केटिंग अब कामयाब नहीं होगी। अब ये कहना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इंश्योरेंस लेना हर व्यक्ति की अपनी अपनी फैमिली की स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आप यंग हैं और आपके ऊपर आप ओनली ब्रेड अर्नर नहीं है और आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है।
एक पर्टिकुलर एज स्टेज आती है जब ये बिलीव करते हैं कि भाई मैं ही एक ब्रेड अर्नर हूँ, मेरी वजह से सारे परिवार चलता है और कल को मुझे कुछ हो गया तो शायद परिवार में कुछ दिक्कत आएगी, तो आपके लिए इंश्योरेंस शायद जरूरी हो जाए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपनियों को अपने लिए इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात जरूर ठीक है कि भाई अब कंपल्शन टैक्स बचाने के लिए आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टू दैट एक्सटेंट ये इम्पैक्ट आ सकता है। तो प्रतीक जी, आपका भी रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस को शायद कभी टैक्सेशन के साथ जोड़ करके बेचा जाता था या फिर कभी रिटर्न्स के साथ जोड़ करके कि भाई आप यूलिप ले लीजिए, आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के लिए कभी बेचा नहीं गया। और टर्म जो इंश्योरेंस का प्लान है, क्या उस पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ वैजय जैन जी से कि भाई फिलॉसफी गवर्नमेंट की ये है कि आपको फोर्स नहीं किया जाए किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए। ये सवाल बिल्कुल सही है कि सोशल सिक्योरिटी हमारे यहाँ वो स्ट्रक्चर नहीं है, तो एक कंपलसरी अगर सेविंग हो जाती है तो एक अच्छा हो जाता है। और कुछ और सोचना पड़ेगा, शायद कंपनीज को भी सोचना पड़ेगा, लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि सोशल सिक्योरिटी के लिए हम क्या इन्वेस्ट करें। लेकिन टैक्स उस पर फैक्टर नहीं होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट की बात की, यूरोप में पहले इन्होंने टैक्स लगाया था, अब इन्होंने बोला है 5 लाख से ऊपर अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। और काफ़ी लॉजिकल है वो बात, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या शेयर्स में लगाते हैं, आपको रिटर्न मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है, तो इस पर क्यों नहीं लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक पैरिटी आएगी। और आप ये देखिए, अगर पैसा उस सेक्टर में नहीं जाए तो पैसा कहाँ जाएगा? या तो खर्च होगा जैसे आप बता रहे हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट में जाएगा, या फिर शेयर मार्केट में जाएगा। कहीं ना कहीं तो पैसा जाना ही है। तो ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा देश को नहीं होगा, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे एक सेविंग का कल्चर उसको बिल्डअप किया जाए, वो एक लार्जर इशू है। बट अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि फिलोसफिकली लिंक नहीं होना चाहिए कि आप एक फोर्स करें, और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को भी लिंक नहीं किया जाना चाहिए। तो जैसा जो प्योर टर्म इंश्योरेंस पे अगर मान लीजिए कोई 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है, उसको 10-20 हज़ार रुपए की वो पड़ती है, तो उस पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए उसमें कोई ये नहीं है ऐसे 5 लाख रुपए से नीचे वाला तो कुछ है नहीं है। प्रो टर्म वाले में तो वैसे भी कुछ नहीं है। और सरकार ने 5 लाख वाले में ऊपर भी बड़ा ध्यान रखा है। जो पॉलिसी 5 लाख से ज्यादा की अगर कॉन्टिंजेंसी में किसी फैमिली को मिलती है कि डेथ की वजह से होते हैं, तो उसके ऊपर फिर टैक्स की छूट मिलेगी। लेकिन जो लोग निवेश के रूप में यूज करते हैं, जैसे मैंने 10 साल की 11 साल की पॉलिसी ले ली और उसका प्रीमियम 10 लाख रुपए साल दिया, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल करते हैं, और मैंने एक ओवर ए पीरियड 1 करोड़ 10 लाख दिया और मैच्योरिटी में मुझे 2.5 करोड़ मिले, और फिर मैं कहता हूं कि जो मुझे 1 करोड़ 40 लाख एक्स्ट्रा मिले उसकी इनकम एग्जाम्प्ट होने जानी चाहिए। तो वो सरकार का सवाल था कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी को एज ए निवेश या इन्वेस्टमेंट टूल मत समझिए। अगर वो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, आपने ली है और लाइफ के बाद आपको मिलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद कुछ और हमारे साथी अपने सवालों के साथ उनके सवालों को शामिल करेंगे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं अमृतकाल का बजट, और इस वक्त हम टैक्स की पेचीदगियों को आपके लिए सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। DD न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अमृतकाल का बजट। और जिस तरह से वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर संसद में अपना जो बजट है उसको रखते हुए कहा कि अगले साल से जो हमने एक नई टैक्स व्यवस्था शुरू की है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हम शायद एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर एग्जम्पशंस कम से कम होंगे और चीज़ों को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। उन्होंने ये इस बात पर भी जोर दिया कि ये लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसी है हमारी सरकार की वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि निवेशक ये चाहते हैं या फिर आम जनता भी ये चाहती है कि टैक्स रेट में जल्दी जल्दी कोई बदलाव न किए जाएँ, टैक्स पॉलिसीज़ में कोई जल्दी जल्दी बदलाव न किए जाए। और इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ जो पैनल है एक बार फिर से मैं उनका परिचय करा दूं। वेद जैन साहब टैक्स एक्सपर्ट और पास्ट प्रेसिडेंट ICAI के रह चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन के तमाम पहलुओं पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। वी रमा मैथ्यू जी जो कि मेंबर टैक्स पॉलिसी हैं मेंबर टैक्स पॉलिसी CBIC से, आपका भी एक बार फिर से स्वागत मैम। और प्रतीक जैन साहब जो कि पार्टनर है प्राइस वाटर हाउस कूपर में इस वक्त बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों के सवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज़ आकांक्षा, आई एम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जैसे इस बजट में कि जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे उनके लिए PM विकास जैसे योजनाओं का सम्मान इंक्लूड किया गया। उनको बोला गया कि उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे टू कि उनका रीच बढ़ सके, कस्टमर्स को उनकी क्वालिटी इन्हेंस हो सके। बट उसके लिए स्पेसिफिकली लाइक फिजिकल हम क्या करेंगे या कौन सी और चीज़ें कर सकते हैं वो क्लियरली नहीं कहा गया। तो उस पर कुछ टेक्स्ट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? दैट इज़ माई क्वेश्चन। तो चलिए हमारे जो ऑडियंस का जो सवाल था वो PM विकास को लेकर के था और उस पर अपनी राय लेते हैं। प्रतीक जैन जी आप। हाँ देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि अभी ऑफकोर्स डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन जो आर्टिजन्स कारीगर्स वगैरह हैं उनके लिए उनको MSCB इकोसिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको शायद फंड जो है, माइक्रो फाइनेंस जो है वो ईजिली प्रोवाइड किया जाएगा, उनको स्किल डेवलपमेंट में मदद की जाएगी, उनके प्रोडक्ट जो बनेंगे उनको मार्केटिंग में मदद की जाएगी। एक चीज़ जो थोड़ा हट के इसमें मैं बताना चाहूँगा कि E-कॉमर्स के लिए भी बहुत इसमें एक अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप E-कॉमर्स प्लेयर हैं और आप छोटे व्यापारी हैं और E-कॉमर्स में सेल कर रहे हैं, पहले आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती थी। अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम उसको आप ले सकते हैं जिसमें आप टैक्स की दर बहुत कम है और आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो छोटे जो व्यापारी हैं उनको हेल्प करेंगी। आप साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी सवाल कीजिए प्लीज़। Good afternoon everybody. I am Dr. Satish Pandey. I am an eye surgeon. मैं तो कहना चाहूँगा कि स्पेशली
जो छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं, जो कम से कम 8-10 बेड वाले जो हॉस्पिटल हैं, उन लोगों को कम से कम कमर्शियल रेट पे जो बिजली और सब चीज़ का जो टैक्स लगता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक सर, कोई ऐसी खर्चे को लेकर के लिमिट है क्या, बड़े और छोटे नहीं, ऐसा खर्चे को लेकर लिमिट नहीं है, वैसे भी शायद ये बजट का उतना बड़ा पार्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है। ओके। लेकिन आप वैसे एक बात बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर्स, एक हेल्थ केयर और एजुकेशन, दो एक्स्ट्रा सेक्टर है, मैम यहाँ बैठी है, जिसपे जीएसटी नहीं लगता, तो आपको ये खुश होना चाहिए। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम तो जीएसटी पे करते हैं, आप नहीं पे करते, तो वो भी एक तरह से छूट ही मिली हुई है गवर्नमेंट से। चलिए मैम, एक सवाल ये है कि ग्रीन ग्रोथ को बड़ा फोकस किया गया है, तो आप लोग किस तरह से इसको जो हमारे रिन्यूएबल्स हैं या फिर जो दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन सब के ऊपर कैसे हम फोकस कर रहे हैं, और क्या आपको देखते हैं कि एक सनराइज सेक्टर के रूप में आगे आने वाले दिनों में ये? Okay, I'll answer in English. Yeah, please. The first thing is for electrical vehicles, the battery manufacture in the batteries for electrical vehicles, the battery manufacturers we have given given an incentive for solar for wind energy. We have incentivized for blending, ethanol blending in petrols, the 20% ethanol जो अभी announce हुई है, there we have that we have incentivized. In fact, CNG to natural gas blending, we have excluded the component, the CNG component completely, the natural gas component completely, the biogas component from the duty component almost completely. We have also incentivized other renewable energy sources. जितने भी उसके component manufacturers हैं, जितने भी उनके components हैं, वो sectors में we have either nil rated or we have incentivized ताकि वो sector में बढ़ावा हो जाए। ये भी किया है कि those sectors the development happens इसी देश में, the concept of आत्मनिर्भर भारत on development of renewable energy resources in India, उस पर भी हमने काफी बेनिफिट दी हुई है। जैसे सब प्रेजेंटिव टैक्सेशन को लेकर के जो प्रोविजंस किए गए, उससे क्या फायदा होगा, जिसमें एमएसएमई की या फिर प्रोफेशनल्स की भी जो सीमा बढ़ाई गई है, और क्या प्रोफेशनल्स का जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें भी नए टैक्स रिजीम में चेंजेस हैं कुछ? देखिए, प्रेजेंटिव मॉडल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा वो है, पर्टिकुलरली छोटे लोगों के लिए। अब आज की डेट में अगर मैं प्रेजेंटिव मॉडल का एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो सरकार ने कहा कि 2 करोड़ से 3 करोड़ की टर्नओवर कर दी है, जिसके ऊपर आपको ना तो ऑडिट कराने की जरूरत है, ना आपको अकाउंट्स रखने की जरूरत है, आपकी इनकम 6% मानी जाएगी। एक ही शर्त लगाई है कि आपकी रिसीट 95% से कम चेक से नहीं होनी चाहिए, यानी 5% से ज्यादा कैश में नहीं आना चाहिए। अब मैं आप उसको कन्वर्ट करूं टैक्स में, तो 3 करोड़ की इनकम पे 6% का टैक्स लगा के 18 लाख रुपए की आपकी इनकम सालाना हुई, और उसके ऊपर आपको जो टैक्स आ रहा है नए रेजिम में वो 2,40,000 रुपए आ रहा है। अब 3 करोड़ का मतलब है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 1 लाख अगर मैं छुट्टियां निकाल दूं, 52 संडे निकाल के, बाकी हॉलीडेज निकाल के, तो 300 दिन में 1 लाख रुपए पर डे की जो टर्नओवर करे, चाहे वो छोटा व्यापारी कोई बुक सेलर है या रेस्टोरेंट वाला है या कोई किराने वाला है, ये वाला है, तो 18 लाख रुपए की इनकम मानी जाएगी। 2,40,000 रुपए का टैक्स, जो 1% से भी कम है 3 करोड़ की टर्नओवर। ये अपने आप में बहुत बड़ी ईज ऑफ डूइंग है। इतना खर्चा उसे अकाउंटेंट रखने का नहीं करना पड़ेगा जितना फिर टैक्स में बचत आ रही है। टैक्स 2,40,000 रुपए कोई प्रेजेंटिव मॉडल है। इसी तरह प्रोफेशनल के लिए भी उन्होंने कहा भी 50 लाख से 75 लाख रुपए तक कर दी है। शर्त वही है कि 5% से ज्यादा कैश रिसीट नहीं हो, 50% का हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें ना उसका इंप्लीकेशन देखिए कितना भारी है। हमें सीधा लगता है 3 करोड़ के हो गए, हमें क्या लगता है, लेकिन आप देखिए ना 3 करोड़ पे अब नई प्रणाली में आज की डेट में अगर 6% में 18 लाख की इनकम में 2,40,000 रुपए आप टैक्स दीजिए, कोई सेविंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, और आपको कुछ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। फाइनल क्वेश्चन अगर हम ले सकते हैं, कुछ मैडम कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम। Hello everyone, my name is Dr. Sehaj from Department of Commerce, Delhi University. Sir, my question is, and ma'am, I have known tools in Lala Lajpat Rai market. It is a wholesale market of electronics. Before GST, it was like a lot of cash market where dealing was completely happening in cash. But after GST, the dealing is more in checks. That is, they themselves say कि उनको और checks काटने पड़ते हैं, बहुत चेक में डीलिंग बढ़ गई है। बट
अभी भी कैश में डीलिंग बहुत ज़्यादा है. सो मतलब आई वांटेड टू आस्क लाइक where do you think loopholes still exist and how can there be more compliances? मैम मार्केट्स में मतलब अगले कुछ दिनों में तो कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज आप प्रॉमिस कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अगर आंसर कर सकती हैं तो. कह रहे हैं कि कैश में डीलिंग ज्यादा हो सकती है, हो रही है, तो उसको रोकने के लिए प्रतीक जी आप भी शायद ले सकते हैं इसको. आई थिंक मैम इज कैन टेक दैट, बट मुझे लगता है कि एज यू सेड दैट कैश की ट्रांजैक्शंस कम हुई है पहले से. आई थिंक ये प्रोसेस का पार्ट है, राइट, कि धीरे धीरे गवर्नमेंट का शिकंजा बढ़ता जा रहा है. जीएसटी आने से बहुत असर पड़ा है. हमारा 70 लाख लोग जो पहले रजिस्टर्ड थे 5 साल पहले जीएसटी में, अब 1.4 करोड़ पीपल आर रजिस्टर्ड. एंड वंस यू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन यू आर इंसेंटिवाइज्ड टू टेक कट एन इनवॉइस बिकॉज अदर पर्सन गेट्स द क्रेडिट, राइट. सो आई थिंक वो एक धीरे धीरे वो प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं. मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एक साथ उस पर एक्शन नहीं ले रही है, और राइटली सो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 years फ्रॉम नाउ और 5 years फ्रॉम नाउ यू विल सी कैश ट्रांजैक्शन में काफी कमी आएगी. मैम कुछ आप रिएक्ट करना चाहते हैं? Yeah, I will also add. As you said, it's a process. You still have people who want to buy cash. So long as there's a market demand, there will be a supply. So it's one is a responsibility for asking for an invoice, rest with every common man. But apart from your moral imperative, what I will also tell you is that because the credit chain is now gone right down to the primary producer, there is an incentive to, and we have made the process so simple, कि even somebody takes the GST and number for one, let's say for applying for one contract, and then he doesn't have transactions, he just files an SMS return. He doesn't even have to go to a chartered accountant. पहले ये होता था कि 5,000 रुपये चार्टर्ड अकाउंट को रिटर्न फाइल करने के लिए भरना पड़ता है, नील रिटर्न, मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है. You just send an SMS. So it has made compliance so much easier that more and more people, once they take the registration, there's a lot of incentive to stay registered. The other thing which has happened is, both in the states and in the center, there has been a very clear movement against evasion, against non-payment and against non-taking of registration. Systemically we have dealt with it. It's not like, ये नहीं बोलते हैं ना कि इंस्पेक्टर राज चल रही है मार्केट में. Actually, systemically, process में verify कर आके we reach out and make sure that people actually participate in that process. And participation in the process is a very huge move in moving away from this cash economy. बिल्कुल. तो वक्त हमारे पास इतना ही है. वैजन जी, चलते चलते ओवरऑल आप कैसे समेटना चाहेंगे टैक्स प्रोविजंस को? क्या वाकई हम अमृतकाल के एक फेज में प्रवेश करते हुए इस पहले बजट को आप देख रहे हैं? देखिए, ये अमृतकाल का पहला बजट था. प्रधानमंत्री जी ने 2022 में अनाउंसमेंट की थी अमृतकाल की, और भारत अपना 2047 में अमृतकाल के 100 साल पूरे करेंगे हम. तो वित्त मंत्री जी ने उसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए हैं, और बहुत सिंप्लीफाइड, और आगे जैसे लग रहा है कि जिस ढंग से हमारी इंडियन की इकॉनमी इस बजट की जो प्रणाली शुरू की उससे आगे बढ़ेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी जो सोच है वो विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ रही है. और क्योंकि हमारा आइडिया है कि 2047 तक हम वर्ल्ड की टॉप इकॉनमी में होंगे, नंबर 1, 2, 3 उसी में से हमारा होगा. तो अगर ऐसा ही बजट चाहिए जिसके अंदर लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़े, पैसा ज्यादा आए और टैक्स इजी हो, वही प्रोसेस किया है. प्रतीक जी ने शायद संकेत किया कि शायद अब देश सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना शुरू कर दे. फाइनल कमेंट्स प्रतीक जी? नहीं, बिल्कुल अग्रीड. मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स अमृतकाल तो बहुत बड़ा प्रोसेस है और उसमें बहुत सारी और चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. हमने जैसे स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, सिंप्लिसिटी की बात कर रहे थे, मेक इन इंडिया को पुश देने की बात कर रहे थे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. तो मुझे लगता है कि बजट ने सारे उसको नोट्स को सही स्ट्राइक किया है. तो वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बट ये प्रोसेस हैज़ टू कंटिन्यू. हमको देखना पड़ेगा अगले साल, आगे उसके अगले साल क्या होता है. बिल्कुल. प्रतीक जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए. वैजयंत साहब, आपका भी धन्यवाद. और रमा मैथ्यू मैम, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.